पिछले सालों में जबरदस्त सिलेक्शन दिया हमने। आप देखेंगे 2019 में ऑल इंडिया रैंक 1, और 2022 की बात करें जो लेटेस्ट है, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 8 जो विक्रांत की है, दैट इज अ मिस टाइप, 2019 नहीं 2022 की रैंक है वो। राघव महाजन ऑल इंडिया रैंक 9th। तो ये सिंगल डिजिट में 3 रैंक्स, और अगर टोटल सिलेक्शन की बात करूं तो 600 प्लस सिलेक्शन हमने सिर्फ और सिर्फ 2022 में AAO में दिए हैं। तो अगर आप AAO की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो फुल स्कोर इज द बेस्ट प्लेस। आइए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 2022 के अकाउंट्स के सभी क्वेश्चंस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं अकाउंट्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे सीजीएल ने पूछे। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। अ पैकिंग मशीन वॉज परचेज्ड बाय भारत लिमिटेड फॉर ₹40 लाख। एक मशीन खरीदी गई है 40 लाख रुपए की। ठीक है भैया, 40 लाख रुपए की एक मशीन खरीद ली गई। उसके बाद क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ ₹30,000 was spent on transporting the machine to the factory site। अब क्या किया इन्होंने 30,000 रुपए खर्च कर दिए मशीन को फैक्ट्री तक लाने में। तो 40 लाख जो थी ये तो उनको पैसा देना पड़ा था मशीन परचेज करते वक्त, 30,000 रुपए उनके लग गए फैक्ट्री साइट तक लाने में। ठीक, आगे क्या कहते हैं जरा पढ़िए। एंड फर्दर ₹20,000 वॉज एडिशनली स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 20,000 रुपए और खर्चे करने पड़े इंस्टॉलेशन के टाइम। मतलब फैक्ट्री तक लाने में 30,000 और इंस्टॉलेशन का खर्चा 20,000। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल अमाउंट एट विच द मशीन विल बी रिकॉर्डेड। ठीक, तो भैया देखिए 40 लाख रुपए तो आपने मशीन वाले को दे दिए, लेकिन यहीं पे इस मशीन का खर्चा खत्म नहीं हुआ। इस मशीन को लाने में 30,000 लगे और 20,000 इसको लगवाने में लगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये जो मशीन लेके आए हो कितने की पड़ी, आप कहोगे सर वैसे तो मशीन 40 लाख की थी, लेकिन पड़ गई टोटल 40,50,000 की, 40,50,000 की। यही तो बोलोगे आप। और सेम अकाउंट्स भी कहता है भाई यही लिख दो। मशीन की जब भी बात हो, मशीन कितने की लिखो तो मशीन लिख दो भैया मुझे 40 लाख की नहीं पड़ी, 40,50,000 की पड़ी, 40,50,000 की पड़ी। तो यही होगी आपकी मशीन की वैल्यू जो कि आप रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में, जब अकाउंट मेंटेन करेंगे लिखेंगे। सो थर्ड इज द राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं आगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूछ रहे हैं भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसमें से किसको लिखें। तो देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम बताता है इसका कि यार ये दो चीजों की बातें करेगा। एक तो ये प्रॉफिट, मतलब या तो ये प्रॉफिट निकाल के देगा या तो ये लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं इस साइड हम सारे खर्चे लिख देते हैं एक्सपेंसेस, और इस साइड सारी इनकम लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपेंस वाली साइड को डेबिट साइड बोल देते हैं और इनकम वाली साइड को क्रेडिट साइड। अब भैया मान लो इनकम वाली साइड का टोटल ज्यादा हो जाए खर्चे से, तो आप कहोगे जी प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस का साइड का टोटल ज्यादा हो जाए तो आप समझ जाना कि यार लॉस हो गया। सीधी सी बात है, यही होगा। अब क्या कह रहे हैं ये कि इनमें से कौन सा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो क्रेडिट साइड मैंने दोस्तों बताया इनकम की साइड है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सी इनकम है। अब हम कौन है, हम व्यापारी बिजनेसमैन आदमी। रेंट पे किया हमने, हमारा खर्चा है, नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे अभी आता हूं। स्टेशनरी खरीदना पड़ेगा, खर्चा है, एक्सपेंस है, नहीं लिखेंगे। सैलरी की बात करूं दोस्तों तो सैलरी जिसको मिलती है उसके लिए तो ये इनकम हो सकती है, लेकिन एक व्यापारी के लिए, एक कंपनी के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए ये क्या है, ये भी खर्चा है। सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस। प्यारे बच्चे ये तीनों एक्सपेंस हैं, तो इनकम तो यही है, इसी को आपको क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। वैसे भी कोई भी फिक्स डिपॉजिट आपने जमा किया हो, उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो भैया उसको क्या करोगे आप,
इनकम ही तो मानोगे। तो वही सीधी सी बात, सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले पे। ठीक, आइए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको। इफ अ बिल इज ड्रॉन ऑन दिस डेट फॉर 4 months, द ड्यू डेट और द डेट ऑफ मेच्योरिटी विल बी व्हाट। अब बात समझिएगा ध्यान से, यहां पे बात करते हैं बिल की। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, सारे बच्चे नॉन अकाउंट्स बैकग्राउंड के, सबसे पहले तो भैया ये जानना पड़ेगा बिल होता क्या है, फिर ड्रॉन ऑन का मतलब क्या है, इसकी टर्म्स कंडीशंस क्या है। बिल यहां पे सिर्फ इतना समझ लो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे मैंने लिख के दे दिया या आपने लिख के दे दिया कि आप मुझे इतने रुपए इतने तारीख को दोगे, इस वजह से, मतलब आपने ये सामान खरीदा, आपने क्या लिखा कि तेज प्रताप मुझे आप इतने रुपए इतने तारीख को दोगे, ठीक, मैंने साइन कर दिया एक्सेप्टेड, यही है एक बिल, स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर लिख लेते हैं। अब उसकी डेट क्या है, ये बनी कब बिल, 1 अप्रैल 2015 को बनी, 4 महीने के लिए बनी है दोस्तों। तो पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी। मैंने कहा भैया 1 अप्रैल 2015 को बनती है, 4 महीने बाद, इसकी 4 महीने इसकी लाइफ है बिल की। तो अप्रैल पूरा गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, 4 महीना चला गया, पूरा जुलाई चला गया। 1 अगस्त को हमें पेमेंट करनी थी, लेकिन दोस्तों जो भी बिल होती है, ठीक, जब उसकी आप डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करते हैं तो जब भी वो बिल खत्म हो रही हो उसमें 3 दिन आप और जोड़ देते हैं, मतलब 1 अगस्त प्लस 3 डेज, ठीक है, ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। जो भी आदमी पेमेंट कर रहा है उसको 3 दिन का क्या मिलता है, ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 1 अप्रैल को आपको ये बिल, ठीक है ना, डेट थी, 3 दिन और इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 अप्रैल को आप इस बिल को, सॉरी 1 अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई, राइट, 1 अगस्त डेट आई थी, ठीक है, तो 4 अगस्त को आप इसकी पेमेंट कर देंगे। दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। सो हियर वी हैव गॉट करेक्ट आंसर, राइट। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया ये रहा भारी भरकम सा बड़ा सा क्वेश्चन, देखने में बड़ा है लेकिन जब करेंगे आप तो लगेगा कि यार सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। कहते हैं द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ मटेरियल ऑफ साई मिल्स। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक मतलब माल, शुरू में कितना माल है। 1 फरवरी 2022 को ओपनिंग स्टॉक कह रहे हैं, शुरू में कितना है माल इनके पास, देखते हैं। 100 यूनिट्स है टोटल, 25 रुपए इसका रेट है, 25 रुपए मतलब इन्होंने खरीदा होगा 25 रुपए के हिसाब से। तो भैया 100 यूनिट इनके पास शुरू में है। प्यारे बच्चे देखिए जरा, 100 यूनिट शुरू में है 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग जो मटेरियल है वह 2500 का है, ठीक, राइट। आगे चलते हैं। परचेज इन्होंने किया 10 फरवरी को, फिर 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट। अब बाद में दाम बढ़ गया जब ये परचेज करने गए, शुरू में इनके पास था 100 यूनिट, फिर इन्होंने परचेज किया है 200 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से। तो प्यारे बच्चे ये 200 यूनिट 30 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे टोटल ये 6000 का माल इनके पास और है, 6000 का माल और है। आगे चलिए, इशूड फॉर कंजम्पशन, ये तो कंजम्पशन अभी समझेंगे इसको ये क्या है, लॉस बाय फायर और कुछ तो दिया नहीं इसमें। अब इशूड फॉर कंजम्पशन मतलब इशू कर दिया, आपने दे दिया ये यूनिट कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम हो जाए। तो कितने यूनिट आपने दे दिया, 100 यूनिट दे दिया, ठीक है, राइट। ये यूनिट हमारे पास से निकल गई है और दोस्तों ये यूनिट इतनी 20 फरवरी को हमारे यहाँ जल गई, मतलब नुकसान हो गया, इतनी यूनिट्स जल गई, कोई हादसा हो गया, आग लग गई या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक। तो 15 फरवरी को हमने इशू किया 100 यूनिट और 20 फरवरी को 50 यूनिट्स जल गई, ठीक। क्या कहते हैं, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। कब, 28 फरवरी 2022 को। एक मेथड का नाम दे रखा है दोस्तों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूजिंग परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। हमेशा अक्सर हम परपीचुअल ही यूज करते हैं, लेकिन यहां पे समझना पड़ेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि भैया जब भी आप, ठीक है, जब भी आप कितना भी सामान कभी भी मंगाओ, हमें कोई मतलब नहीं, आप कब शुरू में मंगाते हो, कौन सा बाद में मंगाते हो, कौन सा उससे बाद मंगाते हो, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप बेच रहे हो उसको, ठीक है,
तो हम ये मानेंगे फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, कि जो पहले आया वो पहले बिक गया, हम यही मानेंगे। मतलब जब भी आप हमारे हिसाब से कोई कैलकुलेशन करना, तो वो माल को आप पहले आपको मानना है कि वो बिक गया जो पहले आया था बिजनेस में, या वो पहले ही चला गया बिजनेस से, आपको ये मानना है। जो पहले इन हुआ वो पहले आउट हो गया, सिर्फ इतना कहता है। आइए प्यारे बच्चे समझते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है 28 फरवरी को आप बता दो हमें फीफो मेथड के हिसाब से। मैंने कहा जी कितना यूनिट मेरा कंजम्पशन के लिए 100 यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम हुआ था 15 फरवरी को। अब फीफो मेथड में लगाऊंगा तो मैं मानूंगा जो माल मेरे पास शुरू में था, ये ओपनिंग था दोस्तों, फीफो मेथड के अकॉर्डिंग ये 100 यूनिट मेरा सबसे पहले कंज्यूम हो गया होगा, यहाँ पे बिक गया होगा या इशू हो गया। ठीक, आइए अब आते हैं लॉस बाय फायर। वो 20 फरवरी को हुआ, बाद में हुआ, तो वो 50 यूनिट का लॉस हुआ। हम मानेंगे कि ये जो 200 यूनिट्स थे 30 रुपए के हिसाब से, इसी में से हमको 50 यूनिट का लॉस हो गया 30 रुपए के हिसाब से, मतलब 1500 रुपए का हमारा यहां पे भी लॉस हो गया, यही मानेंगे हम। ठीक, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्यारे बच्चे 100 यूनिट ये हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, इसमें से भी 50 यूनिट खत्म हो चुका है, सिर्फ 150 यूनिट बचे हैं, 150 यूनिट्स 300 रुपीज के हिसाब से, हम 30 रुपीज के हिसाब से हम कह देंगे कि जी हमारे पास अभी जो माल पड़ा है उसकी वैल्यू है 4500 रुपीज। ये है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है, तो 4500 रुपीज हमारा आंसर हो गया। कई बार हमसे ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो बाहर गया वो कितना था। तो अगर वो निकालना होता तो हम कहते जी ये 100 बाहर चला गया 2500 रुपए का, ये 50 चला गया 1500 रुपए का, टोटल 2500 और 1500, टोटल 2500 और 1500, मतलब 4000 रुपए का सामान हमारे पास से चला गया। ठीक, बात समझ में आई? आइए चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चे ये है हमारा अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज ₹2 लाख। कहते हैं सामान जब भी आपने खरीदा था आपको कितने का मिला था? 2 लाख का। मैंने कहा ओके 2 लाख ये रहा साहब। ठीक, आगे कहते हैं डेप्रिसिएशन लगा है 10% पर एनम के हिसाब से। जो डेप्रिसिएशन का रेट है दोस्तों वो 10% पर एनम है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन की हिंदी क्या होती है, पहले ये तो पता होनी चाहिए भाई, है ना। तो दोस्तों जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घिसावट। कोई भी सामान जो पुराना हो रहा है उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक, जैसे अगर आज आपने अगर कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो अगली साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेप्रिशिएट, थोड़ी कम हो जाएगी, उसके अगली साल फिर कम हो जाएगी, और ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन उसकी वैल्यू कबाड़े की भाव हो जाएगी। जैसे दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं 15 साल बाद आपको गाड़ी हटा देनी है, रोड पे नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब 15 साल बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको कबाड़े वाले को ही बेचना पड़ेगा। ठीक, तो सेम यहां पे डेप्रिसिएशन हमें कुछ दे रखा है, देखते हैं। 2 लाख का हमने खरीदा था दोस्तों। ठीक, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अब दोस्तों डेप्रिसिएशन एक तो हम मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं कि यार हम अगली साल बेचने गए कितना है, उसके अगली साल कितना है, तो वो डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग कर रहे हैं आपने ढेर सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ढेर सारा प्लांट लगा रखा है आपने, एसी है, फर्नीचर है, तो उनका डेप्रिसिएशन कैसे निकालें? मार्केट में हर साल तो जाके उसकी नीलामी करेंगे नहीं, है ना, या पूछेंगे नहीं भैया कितना भाव दोगे। अकाउंटिंग में कुछ तरीके हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, उसी में से एक तरीका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। आइए देखते हैं ये तरीका, इस तरीके से हम कैसे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो हमारे जो असेट की वैल्यू है 2 लाख रुपए है, ये अगली साल कहते हैं 10% डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक, कैलकुलेट रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल बाद हमें रिटर्न डाउन वैल्यू में मतलब इसकी वैल्यू बतानी है।
ठीक, और डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालना है। आइए निकालते हैं। ये पहली साल का दोस्तों मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, फर्स्ट ईयर का 10% होगा प्यारे बच्चे ये, और 2 लाख का 10% कितना होगा, तो वो हो जाएगा 20,000 रुपए। ये हो गया दोस्तों डेप्रिसिएशन। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 साल बाद असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची, असेट की कितनी वैल्यू बची, आप कहोगे 1,80,000। ठीक, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 साल बाद की वैल्यू है, लेकिन हमें तो सेकेंड ईयर की वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए दोस्तों, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 10% के हिसाब से। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम पहली साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जो भी वैल्यू आती है फिर उस पे 10% निकालेंगे, जैसे आप परसेंटेज में करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट टाइप का। ठीक, राइट। तो यहां पे फिर से आप 18,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। इसको आप कब कर देंगे, 1,62,000 वैल्यू आपकी आ जाएगी सेकेंड ईयर की, किसकी, असेट की। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप देखिए ये रही आपकी वैल्यू 1,62,000। आई होप इट इज वेरी क्लियर, आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। हम चल सकते हैं आगे। ठीक, आइए प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूशंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू। अच्छा, ये भी डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड टर्म है ऑब्सोल्यूशंस। जैसे मशीन की वैल्यू कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, और वो किस तरह का फिर एसेट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे अगर वो मतलब फिर वही देखना पड़ेगा किस तरह का एसेट है। तो आइए समझते हैं इसको। ऑब्सोलेसेंस मींस वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो पुरानी चीज है आउटडेटेड हो जाती है, हम कहते हैं वो ऑब्सोलेट हो गई, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्सोलेसेंस मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी चीजों को रिप्लेस कर देगी। ठीक, सो दैट इज द थिंग हियर। जैसे पहले सिर्फ एलएमएल वेस्पा नजर आती थी इंडिया में, फिर पावरफुल मोटर्स आ गई, बाइक्स आ गई, और उन्होंने पूरी तरीके से उसको गायब कर दिया मार्केट से, तो वो ऑब्सोलेट हो गई। या फिर अगर हम मोबाइल की बात करें, आप देखिए फिलिप्स के मोबाइल आपने शायद देखे हो, कभी मोटोरोला के। अब मोटोरोला आपके पास है लेकिन अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं कि वो पुराना हो रहा है, इसलिए कि ऑब्सोलेट हो गया, कोई यूज नहीं कर रहे ज्यादा लोग। ठीक, आइए प्यारे बच्चे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी है इन आपका फीफो मेथड्स का ही क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन आपसे देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन से पूछे गए फीफो मेथड से 2022 वाले पेपर में। तो इसको देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, डेफिनेटली समझ आएगा। ठीक, कहते हैं दोस्तों, एट द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 2020 ए लिमिटेड हैड इन स्टॉक 200 यूनिट्स एट ₹15 पर यूनिट्स। ए लिमिटेड है, उसके पास 200 यूनिट थे 15 रुपए के हिसाब से, तो आप कह देंगे 3,000 रुपए का माल उसके पास कब था, बिगिनिंग ऑफ दिसंबर 2020, शुरू में था। हम कह सकते हैं कि भैया ये आपका ओपनिंग स्टॉक था, इससे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। शुरू में आपके पास माल था, 200 यूनिट था, 15 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 रुपए का माल था। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि जनवरी की कुछ इंफॉर्मेशन दिए, दिसंबर में इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। जनवरी की सीधे बात करें, 2 जनवरी को आपने परचेज किया 400 यूनिट 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। कब परचेज किया, 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को आपकी पहली परचेज है दोस्तों 400 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, मतलब सामान महंगा हो गया। देखिए पहले 15 रुपीज का था, अब आपको पर यूनिट मिल रहा है 25 रुपीज का। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 10,000 रुपए का माल। ठीक, आइए देखते हैं आगे। इतना हो गया। इसके बाद कहते हैं जी सामान बिका है। हमने कहा ठीक है, सेल्स की भी बात कर लेंगे थोड़ी देर में, क्या कोई और परचेज है क्या। कहते हैं साहब ये रहा परचेज। फिर हमने परचेज किया 22 जनवरी को, ये 2 जनवरी की परचेज थी। अगली परचेज फिर दुकानदार ने 22 जनवरी को की 500 यूनिट्स की। ठीक है प्यारे बच्चे, एट द रेट ऑफ 35 रुपीज पर यूनिट। 35 बच्चे 35 5 175, 17,500 रुपए की दोस्तों फिर से आपने परचेज कर ली है।
उसके बाद प्यारे बच्चे सेल्स दे रखी है आपको, और आगे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सब बताना है। तो ये तो हमारी टोटल परचेजेस हैं। अब सेल्स भी लिख लेते हैं, तो आइए चलिए सेल्स लिखते हैं। ठीक है, सेल्स। तो सेल्स, जो पहली सेल्स आपकी हुई है वो ये रही, 12 जनवरी को हुई थी पहली सेल्स। तारीख से कोई खास सेल्स वाली से मतलब है नहीं, लेकिन 300 यूनिट आपने बेचा, 300 यूनिट आपने बेचा, 35 रुपए पर यूनिट का माल था, है ना, 35 रुपए पर यूनिट पे आपने बेच दिया, है ना। ये क्या है, ये सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू। ठीक, अब यहीं पे ध्यान देंगे जरा हम। फिर बेचा आपने, देखिए 25 जनवरी को, 25 जनवरी को आपने बेचा है, और यहां पे देखेंगे 200 यूनिट्स 40 रुपए के हिसाब से। तो आपने दोस्तों बेच दिया 200 यूनिट 40 रुपए के हिसाब से। लेकिन हमें सेल्स वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सेल्स की वैल्यू नहीं निकालनी। तो ये जो दोनों प्राइस दी है कि हमने किस रेट से बेचा, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो भी माल बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी, जो भी माल बिका उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। जो माल बिक गया उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो प्यारे बच्चे जरा हम आते हैं इधर। ठीक है, ये कितने यूनिट बिके हैं बस आप मुझे ये बता दो। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर बिके हैं टोटल 500 यूनिट। कौन सा मेथड यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो पहले आया बिजनेस में माल, वो हम मानेंगे कि पहले आउट हो गया। जब भी हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हम क्या मानेंगे, जो माल पहले आया वो पहले आउट हो गया। ठीक, टोटल कितने यूनिट बिके, 500 यूनिट। अब पहले कौन सा माल आया है बिजनेस में, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले था, तो हमें मानना पड़ेगा ये माल बिक गया। ठीक, अभी बचा 300 यूनिट, 200 बिक गया। दोस्तों इसमें से हम लेंगे 300 यूनिट इसमें से। ठीक, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं कहूँ भैया ये 200 यूनिट बिका है जिसकी कॉस्ट थी 15 रुपए, मतलब 3000 रुपए का माल ये बिक गया। और प्यारे बच्चे 300 यूनिट यहां पे बिका है जिसकी कॉस्ट थी भाई 25 रुपीज, 25 रुपया। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, इधर क्या दिख रहा है। ठीक, कॉस्ट निकाल रहे हैं आप। तो 7500 का माल यहां से बिक गया, 3000 का ये बिक गया, 7500 का ये बिक गया, 10,500 रुपए का माल बिक चुका है। ठीक, सो हियर इट इज, ये है आपका आंसर दोस्तों, 10,500 रुपए इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया फीफो मेथड के हिसाब से मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दो, तुम्हारे पास लास्ट में माल जो बचा है उसकी क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे साहब ये 200 बिक गया, ये 300 बिक गया, इसमें से 100 बचा है। 300 बिक गया, 100 बचा है, 100 गुणे 25, 2500 का माल इसमें से बचा है, ऊपर वाले में से 2500 का माल यहां से बचा है, और ये तो पूरा बचा है, तो 17,500, तो ये पूरा बचा है। आप कह देंगे ये है हमारा कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बचा है उसकी वैल्यू। ठीक, राइट, या उसकी कॉस्ट। तो ये है दोस्तों। अगला चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी। तो भैया ये है अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा आप नहीं लिखेंगे डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस में। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट में प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजें लिखते हैं। उसमें दो ही साइड होती हैं। एक साइड होती है भैया डेबिट की, मतलब दो ही कॉलम होते हैं, एक डेबिट का कॉलम बना दिया, एक क्रेडिट का कॉलम बना दिया, यहां लिख दिया पर्टिकुलर्स। ठीक, यहां लिख दिया पर्टिकुलर्स। अब प्यारे बच्चे मेरी बात समझना आप, दिक्कत यह आती है कि डेबिट में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी और क्रेडिट में कौन सी चीजें लिखी जाएंगी। तो मैं आपका ये एकदम समझा देता हूं आपको कि डेबिट में जब भी आप लिखेंगे, आप एक्सपेंसेस लिखेंगे। कोई खर्चा आपने कर दिया, कोई लॉस हो गया, वो लिख देंगे, या फिर असेट्स कोई हो आपके पास, कोई संपत्ति हो आपके पास। जैसे अमिताभ ने कहा था मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या आई। ठीक, तो उस तरह आपको देखना है कि असेट्स में वो सारी चीजें आप लिख देंगे, और एक्सपेंसेस जैसे सैलरी दे दी, रेंट किसी को दे दिया, ठीक है,
बिजली का बिल भर दिया, अभी देखिए कोई त्यौहार आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन का कोई एक्सपेंस है, तो ये सारे खर्चे आप डेबिट साइड में लिख देंगे। और क्रेडिट में क्या क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? अब बात आती है क्रेडिट की। तो भैया क्रेडिट में दो चीजें लिखना, एक तो एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? इनकम। मतलब डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। एक्सपेंस का उल्टा होता है इनकम, और असेट्स संपत्ति है मेरे पास, बड़ी खुशी की बात है। असेट्स का उल्टा क्या? लाइबिलिटी। मेरे पास भाई कुछ है नहीं, उधारी है। असेट का उल्टा लाइबिलिटी। तो एक तो एक्सपेंस इनकम हो जाए, वो आप लिख देंगे क्रेडिट साइड, और दूसरा दोस्तों लिख देंगे आप लाइबिलिटीज। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चे। तो कह रहे हैं कौन सा डेबिट साइड नहीं लिखा जाएगा? मैंने कहा चलो देखते हैं। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या डेबिट साइड लिखा जाएगा? बात करेंगे अभी। अच्छा, ये जो कैरेज लिखे है ना, कैरेज, कैरेज मतलब यहाँ पे भाड़ा। इनवर्ड मतलब जब आप सामान खरीद के लाते हैं, जो भाड़ा देते हैं उसको हम बोल देते हैं कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब आप किसी ने फोन किया, भाई एक काम करो मेरे यहाँ माल डिलीवर करा दो। ठीक है, आप मान लो व्यापारी हो चावल के, आपने कहा भाई साहब कितना? उसने कहा 10 क्विंटल चावल, मेरा ये एड्रेस है, डिलीवर करा दो। तब आपको भाड़ा देना पड़ेगा जब वो माल बाहर जा रहा है, तो वो कैरेज आउटवर्ड्स हो जाता है। तो ये दोनों भाड़ा है। भाड़े क्या होते हैं भैया? खर्चे हमारे, समझ रहे हो, खर्चे हैं ये। तो खर्चा कहाँ लिखोगे दोस्तों? डेबिट में। देख लो, ये दोनों डेबिट में आप लिख दोगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, दोस्तों जो स्टॉक है, माल, शुरू में आपके पास कितना माल है, तो भाई ये उस टाइम आपकी संपत्ति है ना। जो माल है वो आपकी क्या है? संपत्ति। तो ये हो गया दोस्तों असेट्स। असेट भी आप डेबिट में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां से तो एकदम क्लियर हो गया कि क्रेडिट में आप बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। वैसे भी बैंक ओवरड्राफ्ट होती है आपकी लाइबिलिटी। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। और कैसी लाइबिलिटी जरा समझिए। बेसिकली बैंक एक सुविधा देती है अपने अकाउंट, स्पेशली करंट अकाउंट होल्डर्स को, जिनका करंट अकाउंट है बैंक में। जनरली मेरा आपका वो सेविंग अकाउंट होता है, लिखा रहता है बचत खाता। एक होता है करंट अकाउंट, चालू खाता, वो व्यापारियों का होता है। जनरली उसके लिए बैंक कहती है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक, तो आप व्यापारी हैं, आपका करंट अकाउंट है, आपको एक सुविधा मिलती है कि आप भैया अपने करंट अकाउंट में, ठीक, मतलब करंट अकाउंट आपका है, तो जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जीरो बैलेंस है आपके अकाउंट में, फिर भी आपको अचानक से जरूरत पड़ गई, कोई माल मंगाना है या कोई पेमेंट करनी है, व्यापारी आदमी, तो आप क्या कर सकते हो? आप सीधा मतलब अपने अकाउंट से नहीं भी पैसा तो विड्रॉ कर सकते हो। अब ये जो आपने विड्रॉ किया दोस्तों, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो ये तो आपकी लाइबिलिटी, आपके ऊपर उधारी है, ये क्रेडिट में जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसके लिए देखिए भाई, आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, क्या होते हैं वो, राइट। और उसकी देखेंगे आप, आपको क्लास जो है हमारी एक यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अ कॉन्सेप्ट इज अ थ्योरेटिकल आइडिया, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, फॉर्मिंग अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, while a convention is a method or a procedure accepted by general agreement। कहता है जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सुनना, वो थियोरेटिकल आइडिया, एकदम रिटन थियोरेटिकल है, लेकिन जो कन्वेंशंस हैं वो प्रोसीजर से धीरे धीरे डेवलप हो, जनरल अग्रीमेंट बन गया है। जैसे सुनिए कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन ये है कि यार हमें बर्थडे मनाना है जिस दिन बच्चा पैदा हुआ। अब ये लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन ये क्या है? कन्वेंशन आप कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो रूल ऑफ लॉ है कि भैया बिहार में आप दारू नहीं पी सकते, एक लॉ है, तो दैट इज मोर नियर टू कॉन्सेप्ट वाला थिंग। और कन्वेंशन जनरल अग्रीमेंट में। खैर ये दोनों ही आपको अकाउंटेंसी में बड़ी डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, और इन्हीं के बेस पे आप अपनी फर्दर अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट एज वेल एज कन्वेंशन। ठीक है, और ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। Accounting concepts are not based on accounting conventions, whereas accounting conventions are based on accounting concepts। बिल्कुल ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो है वो अकाउंटिंग कन्वेंशन से, उसका मतलब नहीं कि जनरल अग्रीमेंट से क्या बना, लेकिन जो थ्योरी है उसी के आधार पे ही जनरल अग्रीमेंट्स भी बनेगी। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है,
सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पे आते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंटरनली इनकंसिस्टेंट। अरे कॉन्सेप्ट है भाई एकदम वो प्योर थ्योरेटिकल थिंग, वहां इनकंसिस्टेंसी की कोई गुंजाइश नहीं है। वाइल अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर इंटरनली इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारे ऐसे वहां पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस मिलेंगे जो एक दूसरे को, मतलब आपको लगेगा यार मैंने तो ये कन्वेंशन पढ़ा था, वो तो कहता था कि ऐसा होना चाहिए। ओके, सो तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो आप कह सकते हैं ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। आइए प्यारे बच्चे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के। कौन से? किसके? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं पहले वो जानना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कुछ स्पेशल टाइप के आप देखेंगे, आपके आसपास भी ऐसे कंसर्न्स होते हैं जिनको हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कह सकते हैं। कौन है वो? तो भैया सुनना ध्यान से आप लोग, स्कूल्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक, ओल्ड एज होम्स जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, एनिमल शेल्टर्स जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाता है, ठीक। तो इस तरह की जो आप ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं ये जनरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस टू सोसाइटी, राइट। किसकी सर्विस करेंगे? सोसाइटी की सर्विस, या सर्विस टू मीन्स एटलीस्ट इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो ये रहता है इनका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्लियर? अब आते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में दोस्तों मिलेगा डोनेशन। अब डोनेशन की बात करनी है हमें। अगर डोनेशन किसी स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है, ठीक है, तो भैया स्पेशल पर्पस के लिए आपको दे दिया डोनेशन। आपको कहा एक विद्यालय आपने विजिट किया और आपने विद्यालय के प्रिंसिपल को 2 लाख रुपए दिए, कहते हैं भाई साहब इससे आपको एक बड़ा सा, या 5 लाख रुपए दिया आपने डोनेशन, और किस लिए दिया? आपने प्रॉपर कह के दिया कि ये बड़ा सा हॉल आपको बनवाना है जिसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए, ठीक। तो अब ये जो है उसकी इनकम नहीं है जो डोनेशन उसे मिला, ये उसकी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर एक भार चढ़ा दिया आपने, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। मैंने आपको पीछे बताया था अभी ट्रायल बैलेंस वाले में भी कि लाइबिलिटी हम क्रेडिट करते हैं। तो ये स्पेशल पर्पस वाले जो भी डोनेशन है, अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ फंड फ्रॉम विच द अमाउंट्स आर डिस्टोर्स्ड, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट होगा। आइए देखते हैं छोटा डोनेशन। छोटा मोटा डोनेशन दे दिया किसी ने आपको, राइट, 500, 1000, 2000 रुपए, ऐसा कुछ डोनेशन। अब ये जो डोनेशन है, अब ये लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ी यार, समझ रहे हो? 5 लाख मिले थे, बिल्डिंग बनवाना था, लाइबिलिटी थी, सर पे भार था। कोई बच्चा आया आपके यहाँ, आपसे पढ़ के गया था उसी स्कूल से, उसने 500 का ऐसे ही दे दिया कि सर ठीक है कुछ देख लेना सर, ठीक है ना। तो अब ये हो सकता है उसके जाने के बाद वो पार्टी कर दें बच्चों में कि आए थे भैया, देखो तुम्हारे भैया सेलेक्ट हो गए, तुम्हारे सीनियर, ठीक है ना। तो ये जो है दिस इज रेवेन्यू रिसीट, ये आपका कैपिटल, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी एसेट कुछ तैयार हुई, ये एक तरीके से आपकी इनकम है, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कोई एसेट टाइप की चीज नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट, तो आप कहेंगे ये दिस, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए आइए आगे चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू शो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। देखिए अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हैं दोस्तों ना, तो जनरली आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट जो भी ट्रेड कर रहे हैं आप, उसका हिसाब किताब आप उसमें रखने की कोशिश करते हैं। जैसे आप बिग बाजार है, रिलायंस फ्रेश है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, ठीक है, उससे वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालता है, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, ठीक। लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जैसे पार्ले जी बिस्किट, तो वहां पे बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या मारुति सुजुकी, वहां पे गाड़ियां बन रही हैं, ठीक। तो वो क्या करती है, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से वो निकालती है भैया हर गाड़ी में मुझे कितना खर्चा आया, क्या रही मेरी कॉस्ट, ठीक है। उसी आधार पे वो फिर प्राइस उसका डिसाइड करेगी, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है दोस्तों, आप जो भी फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं, जो भी आपका माल तैयार हो रहा है गुड्स, उसका कॉस्ट बताएगी। एक चीज तो ये बताएगी, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी डिटेल
जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। कौन सी? जो भी कंस्टिट्यूएंट आइटम्स हैं, जैसे जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ, जैसे पार्ले जी बिस्किट बनाने में कितना आटा, मैदा, घी, तेल जो भी लगा, गैस जलाना पड़ा, ठीक है, तो वो सारी डिटेल भी आपको यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाएगी। प्रोडक्टिव वेजेस वहाँ पे आप देख सकते हैं भैया, कितने लेबर लगे, क्या रहा, इतने लेबर लगे तो कितना बिस्किट बना, तो कितना वेजेस का खर्चा है, वो सारा हिसाब किताब भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ डायरेक्ट और भी जो खर्चे हुए रहेंगे वहाँ पे, जैसे बिजली का बिल, बल्ब जल रहे हैं तो किसी एक बिस्किट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो 10 बल्ब जल रहे हैं उससे आप लगातार प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, तो वो कुछ खर्चे, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे, जो बिजली वाला होता है इनडायरेक्ट है, गार्ड बैठा है इनडायरेक्ट है, लेकिन जो रॉ मटेरियल खर्चा वो डायरेक्ट, खैर या फिर जो डायरेक्ट वेजेस का जो है वो आप देख सकते हैं डायरेक्ट कितना आ रहा है, राइट। तो कुछ डायरेक्ट खर्चे, कुछ इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे किससे? आप देख पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। तो मेरा ये मानना है भैया कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक। आइए देखते हैं। एन एरर कैन बी डिटेक्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस? कह रहे हैं कि एरर किस स्टेज पे आप डिटेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा गलती डिटेक्ट करने का वही तो हमारा सीएजी में जाके काम होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, अच्छा सुनिए जरा एक बात, ये जो ट्रायल बैलेंस वर्ड आया है ना, अभी जो मैंने वो फॉर्मेट बनवाया था आपको ऐसा डेबिट क्रेडिट का, एक साइड डेबिट दूसरी साइड क्रेडिट। डेबिट में मैंने बता दिया था आपको कि एक्सपेंसेस और असेट्स आप लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम और लाइबिलिटीज जितनी भी आए लिखते चले जाते हैं, यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। जैसे सैलरी दी आपने, सैलरी तो वो डेबिट है कि क्रेडिट? एक्सपेंस है सैलरी, यहाँ पे आप लिख दीजिए जी मैंने 5,000 सैलरी दी। रेंट दिया आपने, जी हमने 10,000 रेंट दिया, यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर क्रेडिट में आपको इनकम या लाइबिलिटी लिखनी है। सेल्स किया आपने, दोस्तों सेल्स आपको इनकम देती है, जी हमने 20,000 का सामान बेचा, ठीक। तो कुछ ऐसे आप लिखते चले जाते हो, ठीक है ना। और डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर होना चाहिए। डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल कर लो, दोनों ही बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं है तो हम ये समझ जाते हैं कि भैया कहीं हो गई है गलती, और गलती को सही करने के लिए फिर हम चेकिंग शुरू करते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है, इसको बनाने का एक कारण ये होता है कि हम समझ पाएं कि कहाँ गलती हुई है, मतलब टू आइडेंटिफाई द एरर। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, इसी ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स रेडी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह देखेंगे उसको हम रेगुलर क्लास में अपने, ठीक। तो खैर, तो ऐसा नहीं है कि आप गलतियां तभी डिटेक्ट कर पाएंगे जब आप ट्रायल बैलेंस बना लें, उससे पहले भी आप गलती डिटेक्ट कर सकते हैं, भाई आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। मिल जाती है, पकड़ लीजिए। बन गई ट्रायल बैलेंस, उसके बाद भी आप गलती पकड़ सकते हैं, ठीक। कई गलतियां ऐसी होती हैं जिनको ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। सारी गलतियां आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर में, जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक। भैया एरर कौन कौन से हैं, कौन से एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है, कौन से नहीं पकड़ पाता है, वो सारा हम देखेंगे अपनी रेगुलर क्लास में, ठीक। तो इवन आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, फाइनल अकाउंट से पहले भी आप गलती पकड़ सकते हैं, लेकिन कई बार गलतियां वहां भी स्किप हो गई, सब कुछ किया तब भी स्किप हो गई, और ऐसा होता है। तो फिर आप हो सकता है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपको पिछले साल की कोई गलती की वजह से जो चेंजेस आ रहे वहां से आप पकड़ लें, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। मतलब गलतियां आप किसी भी स्टेज पे पकड़ सकते हैं, यू आर टोटली फ्री, और उस गलती को रेक्टिफाई करिए, अकाउंट्स को दुरुस्त करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है एज एन अकाउंटेंट। बेसिकली देखिए, अकाउंटेंट तो अपनी अकाउंटिंग कर देता है, ऑडिटर फिर आता है। आप सोचते हैं कि सीएजी में आप जा रहे हैं, आप ऑडिट करेंगे, ऐसा सिर्फ सीएजी में नहीं होता, जितनी प्राइवेट फर्म्स हैं उनमें भी ऑडिट होता है, ठीक। वहां भी जांच पड़ताल होती है, चेकिंग होती है, ठीक। इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं बड़ी कंपनीज में, और फिर एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, ठीक। इंटरनल वो आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, अपनी एक टीम हो सकती है, और स्टैट्यूटरी वो बाहर की सीए फर्म्स होती है, ठीक। तो खैर, आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनका काम ही है कि आपने तो अकाउंट्स कह दिया दुरुस्त है, वो आके गलतियां खोजती हैं, ठीक, यही उनका काम।
डैश डिटरमाइंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंड स्टेट द अफेयर्स ऑन लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। डैश डिटरमाइंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कौन बता रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट्स? डैश। फाइनेंशियल रिजल्ट बताएगा भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताएगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम होता है? जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेडी हो जाते हैं वो उनके सामने रखे जाते हैं और उसके आधार पे वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक, फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये हो जाती है, फिर अभी आप देखेंगे जैसे कि इनकी बात हो रही थी अभी, अडानी के जो कंपनीज हैं उन पे रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की, फिर और भी तमाम चीज़ें थी, तो वहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट की बात हो रही थी, तो उस वहाँ पे फिर उस तरह की अकाउंटिंग ऑडिटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि ये कॉस्ट कैलकुलेट करके बता पाए, ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी सामान हो रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट, मतलब जो भी सामान बन रहा है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है। जैसे पार्ले जी की फैक्ट्री में बिस्किट जो बन रही हैं, पर यूनिट उस बिस्किट की कॉस्ट क्या है और उसी के आधार पे फर्दर प्राइसेस डिसाइड की जाएंगी। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं बहुत ही आराम से। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर दिस फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक, ये क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 22-23, कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला आप मुझे बताइए। सर 60,000 मिल गया, तो क्या टोटल को अपनी इनकम मान सकते हैं? नहीं मान सकते, हमें देखना पड़ेगा। मिला 60,000, ठीक है, रिसीव कर लिया हमने, इस पीरियड का कितना है उसमें से। तो आइए पढ़ते हैं उसके लिए। कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब बाकी था कब? अच्छा, बाकी है एट द क्लोजिंग ऑफ 22-23। सर मुझे 60,000 मिल गया, लेकिन अभी भी 2023 की क्लोजिंग पे 6,000 रुपीज बाकी नहीं मिला। मिलना था इसी बार में, ड्यू हो गया था इसी बार में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जब ड्यू हो गया तो आप इसको लिख दो। ठीक, ये भी आपकी इनकम है, तो हम इसको ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक, आगे पढ़िए जरा। कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द ओपनिंग ऑफ 22-23। सर जब साल शुरू हुआ था ना, तब हमारा सब्सक्रिप्शन कितना नहीं आया था पिछली साल का? वो 5,000 रुपये। ठीक, पिछली साल का सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपये बकाया था, साल शुरू हुआ तो इस साल जो 60,000 रुपये आपको मिले हैं उसमें पिछली साल का 5,000 भी आया है, क्योंकि वो बाकी था, उस बार का नहीं आया था, तो अब आज आ जाएगा, मतलब इस बार आया है वो। तो ये जो 60,000 आपको मिले हैं ये इस बार के सारे नहीं हैं, 5,000 जो है वो पिछली साल से रिलेटेड है। ये 5,000 आपका पिछली साल का है। ये ओपनिंग में आपको दिखा रहा था कि आउटस्टैंडिंग था, ये मतलब ये अब आया है। तो भैया ये इस बार की इनकम नहीं है 5,000, आपको आया तो है 60,000 में, बट वो पिछली साल का है। टोटल आया 60,000, जिसमें से पिछली साल का है 5,000, वो हमने माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन 6,000 आउटस्टैंडिंग रह गया, लास्ट में नहीं आया। इनकम इसी बार की है हमारी वो, तो उसको हमने ऐड कर दिया। इसलिए अब जब अगली साल जितना भी आएगा उसमें कहेंगे भाई 6,000 पिछले साल का वापस कर, उसको इनकम नहीं मानेंगे, पिछले आगे भी हम यही करेंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि इस बार की जो इनकम है आपकी वो है 61,000। ठीक भैया, ये रहा आपका उत्तर। ठीक प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन। Accounting dash are defined as basic assumptions on the basis of which financial statement of the business entity are prepared. ठीक, accounting concept, conventions, ठीक, right definitions, resolutions, basic assumptions, इन्हीं के आधार पे सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस एंटिटी का रेडी किया जाता है। तो भैया वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, उन्हीं के आधार पे आप अपनी सारा उसी पे प्लान करते हैं, अपने सारा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, बिल्कुल भाई आप
पढ़ेंगे आगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका, वहां पे आपको दिखेगा कि भाई सबके लिए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, राइट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये सारा कुछ पढ़ रहे होंगे, पूरा एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, ऑब्वियसली हम ही ने बनाया है, ठीक है, प्रकृति की देन नहीं है। फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं, कई बार आपको जो कन्वेंशंस है स्पेशली कि आप कौन सा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड, नाम ही उसका GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो बिल्कुल ठीक बात है, चल सकते हैं हम आगे, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ठीक, ऑल ऑफ दीज, राइट। आइए प्यारे बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाते हैं इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी फॉलोइंग सिंगल एंट्री सिस्टम। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम, तो दोस्तों दो तरीके की आपके पास एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। हम फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन वही एक्सेप्टेबल है, साइंटिफिक है, ठीक है। उसी के आधार पे आप इनकम टैक्स अपना जमा कर पाएंगे, जीएसटी कैलकुलेट कर पाएंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो डबल एंट्री में ही आपका अकाउंट्स होना चाहिए। लेकिन जब एकदम शुरू में कोई भी व्यापारी बिजनेस शुरू करता है, अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, मैं आप कोई भी, तो वो मेंटेन करता है अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक। तो अब सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको बनाना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बनाते हैं, जिससे आप निकाल पाते हैं ओपनिंग मतलब कैपिटल निकाल पाते हैं, पूंजी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको मदद करता है प्रॉफिट निकालने में, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस आप निकाल पाते हैं, ठीक, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। डबल एंट्री सिस्टम वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन पीछे किए, हम ये मान के चलते हैं कि हम डबल एंट्री ही फॉलो कर रहे हैं, वही किया भी जाता है, तो बिल्कुल वो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा। लेकिन सिंगल एंट्री वाला स्टेटमेंट बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो अकाउंट नहीं बनाता, ठीक। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे, आइए देखते हैं। अब ये हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, रिपेयर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इन नेचर, but huge amount incurred on a second hand machinery in order to bring it to working condition can be treated as capital expenditure and should be added to the cost of machinery। दोस्तों एक प्रॉपर चैप्टर है अकाउंट्स में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये कुछ उससे मिलता जुलते कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया। कहा कि जो रिपेयर एक्सपेंडिचर होता है, जैसे मान लीजिए कि अब ये मेरी मोबाइल है, ये टूट जाए, मुझे बनवाना पड़े, तो जो खर्चा कर रहा हूं वो किस तरह का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या रेवेन्यू, ठीक। तो खैर इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू इन नेचर मानते हैं। लेकिन बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए, इसमें भी हमें क्या करना है, बिल्डिंग नहीं, चलिए मान लेते हैं आपने पुरानी गाड़ी खरीदी, ठीक है, नई गाड़ी खरीदते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। घर बनाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने खरीदी पुरानी गाड़ी, वो चल ही नहीं पा रही है, तो उसको बनवाना पड़ेगा। अब जो रिपेयर का खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानना पड़ता है, ठीक। तो उसके लिए आपको पूरी क्लास समझना पड़ेगा एक बार, ऐसे मैं समझा नहीं सकता यहाँ पे, ठीक, लिमिटेशंस। नॉर्मली वेजेस आर रेवेन्यू इन नेचर, बिल्कुल वेजेस रेवेन्यू इन नेचर है, जो भी आप मजदूरी पे करते हैं किसी को देते हैं। लेकिन अगर आपने मजदूरी दी है वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स पे, मतलब आपको कोई मशीन लगवानी थी, जैसे अभी जिस पे मैं क्लास ले रहा हूँ इसको आप लगवाते हैं, तो 3 लाख का आप बोर्ड खरीदते हैं, फिर वो 10,000 आपसे लगाने का लेता है। तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा लिया ना, ये जो वेज आपने दिया, ये इसी मशीन की कॉस्ट में जुड़ती है। मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, और उसकी कॉस्ट में ये भी वेजेस जोड़ देंगे, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन यही पुरानी मशीन बनवाते तो रेवेन्यू। अब
आई हैव लिमिटेशंस, यू कैन अंडरस्टैंड। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो बड़ा खास रहा कि पेपर में ढेर सारे दोनों ही सही थे। ठीक, आइए प्यारे बच्चे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, राइट। तो देखिए, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, मेटरलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक, राइट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट तमाम आपको पढ़ने हैं। उन्हीं के आधार पे आप अपना अकाउंट्स बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अकाउंट्स कंटेन ओनली दैट इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहते हैं अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज लिखनी है जो कि मनी में मेजर ना, मनी में नहीं लिखी जा सके, मनी में एक्सप्रेस नहीं की जा सके। मैंने कहा भाई अकाउंट्स में हर चीज ही मनी में होती है। सैलरी देते हैं लोगों को, लिख लेते हैं 10,000 दिया, ठीक है। सामान बेचा 1 लाख में बेचा, ये जरूरी है लिखना। पैसे वाली ही सारी चीजें लिखी जाती हैं। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमारे पास, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, वो कहता है वही चीजें लिखो जिसको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मनी में मेजर किया जा सकता है, ठीक, वही लिखो। तो दिस वन इज रॉन्ग। अब यहां पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दिस इज करेक्ट। प्यारे बच्चे चलते हैं आगे, आइए देखते हैं इसको। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिसऑनर ऑफ अ बिल, एक बिल है जो डिसऑनर हो गया। बिल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा। तो वो बिल होता क्या है, ड्यू डेट आती है उसकी, उसकी पेमेंट की डेट आती है, और वो उस दिन पेमेंट अगर सामने वाला नहीं करता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, डिसऑनर का मतलब कि एक्सेप्टर, जिसने एक्सेप्ट किया था बिल, जिसने कहा था साहब मैं पेमेंट करूंगा, वो मना कर दे पेमेंट करने को ड्यू डेट पे, राइट। तो पेमेंट नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अच्छा जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो हमें कोर्ट में जाना होता है। ठीक, जिस पार्टी का मतलब मैंने बिल डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं आई मुझे, मैं कोर्ट में जाऊंगा, साहब इन्होंने पेमेंट नहीं की। लेकिन उसकी एक पूरा प्रोसेस है। आप क्या करते हैं, पहले एक लॉयर ढूंढते हैं, उसको पूरी बात बताते हैं, वो वही बिल ले जाके फिर देता है किसको, सामने वाली पार्टी को जिससे पैसे लेने थे। कहता है भाई साहब आपने बिल, उसकी पेमेंट कर दीजिए। वो मना कर देता है। जब वो मना कर देगा तब लॉयर ये स्टेटमेंट लिख देता है, ये फैक्ट कि भैया बिल उन्होंने पेमेंट से मना कर दी, आपके सिग्नेचर ले लेता है, अपने सिग्नेचर कर देता है स्टेटमेंट। ठीक, इसको हम बोलते हैं नोटिंग द बिल। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि आपका बिल डिसऑनर हो गया। इसके अलावा एक चीज और बनाई जाती है, प्रोटेस्ट, वही लॉयर बनाता है, और ऐसे ही लॉयर कहलाते हैं नोटरी पब्लिक। तो ये जो नोटरी पब्लिक आप सुनते हैं ना, जिनसे आपको स्टाम्प, कहीं रेंट अग्रीमेंट वगैरह पे आप मरवाते हैं मोहर, तो उनका मेन काम बहुत सालों पहले यही था कि वो बिल्स जो होते थे उनकी नोटिंग का काम किया करते थे और प्रोटेस्टिंग का। ठीक, तो टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस ऑफ डिसऑनर, द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज टू बी नोटेड ऑन द बिल बाय अ नोटरी पब्लिक। ये भी ठीक है भाई। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट पानी। सो राइट, ओके, वाटर, पानी। आइए दोस्तों चलते हैं अगला। ठीक, देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कितने देर का है पता है आपको? बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है भैया, मतलब मैं कहूं 40 मिनट्स का। बहुत डिटेल में पढ़ा जाए, मतलब दिल खोल के पढ़ा जाए तो 1 घंटे का। और क्वेश्चन आपको कितने मिले? 3। ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, 6 नंबर। ठीक, तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर सिलेबस। सिलेबस पे एकदम ध्यान रखना है, बहुत फोकस्ड रहना है। ठीक, एक चैप्टर से सोचिए, अकाउंट्स में आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और वो चैप्टर कितना है? बिल्कुल आइसोलेटेड चैप्टर है, सारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देगा आपको 6 नंबर, और भैया है चैप्टर 40 मिनट का। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई वही पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, वही पढ़ो जो आपका सिलेबस है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो। ठीक, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कहते हैं भैया बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कौन सा रिलेशन, मतलब इसमें से गलत कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं। इट इज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन,
मैंने पीछे जब आपसे बात की मैंने साफ साफ कहा कि इसमें प्रॉपर नाम लिखा होगा कि आई डायरेक्ट यू टू पे दिस मच मनी। हाँ, प्रॉपर पैसे लिखे होंगे, सर्टन, एकदम क्लियर कट, ठीक, कोई कंडीशन नहीं होगी इसमें, प्रॉपर डेट लिखी होगी। ये बिल्कुल चेक की तरह है, समझ रहे हो आप, चेक की तरह ये लीगल वो रखता है, ठीक, राइट। तो इट इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन, बिल्कुल ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, बिल्कुल ठीक है, बिना डेट के इसकी क्या मतलब वैल्यू है ना। देयर इज एन ऑर्डर टू पे ए स्पेसिफिक सम ऑफ मनी, बिल्कुल ये भी ठीक है, ऑर्डर रहता है, सर्टन सम ऑफ मनी, पैसा लिखा रहेगा। इट शुड नॉट बियर अ रेवेन्यू स्टाम्प, ये गलत है। या तो दोस्तों जो बिल बनता है वो स्टाम्प पेपर पे बनता है, या तो ये बनता है स्टाम्प पेपर पे, या आपने अगर पेपर पे बनाया तो इस पे स्टाम्प खरीद के चिपका दो पोस्ट ऑफिस से, ठीक, ये तरीका है प्रॉपर। तो इट विल हैव स्टाम्प। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम हैं, इसको एक बार देखिए आप ध्यान से, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, ठीक है, राइट। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आप जो नॉर्मल अकाउंटिंग जो आप पढ़ेंगे उसमें नहीं मिलेगा। ये बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक। जनरली जब पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है, प्रॉफिट हो गई, वो कैसे हमें पता चलेगा कितनी प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जितना भी प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन ये प्रॉफिट कैसे कैसे पार्टनर्स अगर हैं बिजनेस में कैसे कैसे बांटा जाए, उसके लिए हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक साइड हम लिख देते हैं जो भी प्रॉफिट हुआ वो लिख देते हैं, या कोई और पैसा अगर आना हो इस साइड वो आ जाता है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में जो पार्टनर्स को बांटते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, वो लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे काम चलता है हमारा। अब आइए क्या कह रहे हैं, क्रेडिट साइड में कौन सा लिखा जाएगा, आइए देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाद में आऊंगा। पार्टनर की सैलरी, भैया पार्टनर की सैलरी देनी है वो इस साइड आएगी, वो बंटवारा हो रहा है प्रॉफिट में से ही निकाल के सैलरी देंगे, सैलरी यहां आएगी, ठीक है दोस्तों। कमीशन टू पार्टनर्स, भैया पैसे देने हैं पार्टनर को, प्रॉफिट में से ही हम कमीशन देंगे, वो भी इधर आ जाएगा भाई, ठीक। आगे देखिए, ड्राइंग या कैपिटल पे आते हैं। पहले पार्टनर ने पूंजी दी थी, पूंजी आपको पैसे दिए थे बिजनेस में, उसका ब्याज देना है भाई, जो भी प्रॉफिट हुआ उसी में से देना पड़ेगा, तो ये कैपिटल का इंटरेस्ट, ये भी दोस्तों इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है प्यारे बच्चे, ये भी इधर आ गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ड्राइंग मतलब पार्टनर में से कोई भी पार्टनर या सारे, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालते हैं, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले तो भैया उसको देना पड़ता है ब्याज, ठीक। कौन देगा ब्याज, पार्टनर दे रहा है फर्म को, मतलब प्रॉफिट हुई वो ठीक है, अब ब्याज कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो वो हम यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दे देता है पार्टनर जिसने भी निकाली थी, इसको भी हम बांट देते हैं इन लोगों में, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। आइए देखिए अगला क्वेश्चन, कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस क्या है दोस्तों। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है प्यारे बच्चे, ये लिखवाया था। उसी से आप देख लो यार,
एडजस्टेड परचेज मान लो जिंदगी में पहली बार सुना, तो उससे मिला लो ओपनिंग स्टॉक है। नेट परचेजेस लेस हो रहा है क्लोजिंग, यहां पे माइनस हो रहा है परचेजेस भी, ये तो नहीं हो सकता। यहां पे देखो माइनस हो रहा है परचेजेस, चांस नहीं है। यहां पे सारे प्लस हो रहे हैं, ये भी चांस नहीं है। सिर्फ एक ही आपको मिलता है। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट करके आप कर लेंगे फटाक से। खैर एडजस्टेड परचेजेस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। खैर चलते हैं आगे, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। आइए, कहते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ कन्वेंशन। तो दोस्तों जो भी राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज कन्वेंशन। तो जो भी आप अकाउंटिंग एजम्पशंस पढ़ेंगे, इन अकाउंटिंग एजम्पशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक। तो भैया अकाउंटिंग कन्वेंशन इसमें से कौन सा है, वो है कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन सा है, कंसिस्टेंसी, ठीक। बाकी सारे कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है जब भी कोई चीज है आपके पास, उसको जितने में खरीदी थी हमेशा उतने में ही लिखना अकाउंट्स में। उसकी बातें सब बाद में करेंगे आपसे, मैंने कर रखी है जीएएपी के क्लास में। आइए इसको देखते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या कर रहे हैं दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, रिकंसिलिएशन मतलब मिलान करना, समझौता, रिकंसाइल कराना। तो होता यह है कि बैंक में आप जब भी पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, बैंक उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है, और भैया जब पासबुक आप लेके जाते हो तो वही रिकॉर्ड छाप के आपको दे देता है, ठीक। या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं आप, है ना, उसमें पूरा रिकॉर्ड दिख जाता है। लेकिन जो व्यापारी आदमी होता है वो भी जब भी पैसा बैंक में जमा करता है या जब भी निकालता है, अपने पास भी रिकॉर्ड रखता है। समझ रहे हो आप, मतलब वो भी बैंक में जितनी बार ट्रांजैक्शन करता है हिसाब रखता है। अब ये एक तो व्यापारी का रिकॉर्ड हो गया, मतलब जो अकाउंटेंट ने बनाया है, एक बैंक ने बनाया है, दोनों को लेके बैठो, रिकंसाइल करो, मिलाओ कि क्यों, क्या है, किधर है, क्या आपसे छूट गया, कहीं बैंक से तो कुछ नहीं हुआ, कहीं किसी एम्प्लॉय ने तो फ्रॉड नहीं किया, बहुत सारी चीजें, ठीक। तो ये सारी चीजें आप समझ पाते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, तो एक तो हमें मदद करेगा ऑब्वियसली जो भी हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है हमने दो चार चीजें छोड़ दी, हमारा बैलेंस अलग आए, तो वो समझ पाते हैं हम कि एक्चुअल बैलेंस डिफर कर रहा है तो क्यों कर रहा है तो कितना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। अदरवाइज एक कंफ्यूजन दिमाग में रहती कि यार या तो हमने कहीं गलती की या कहीं बैंक से तो नहीं कोई गलती हो गई, ये भी बात रहेगी। आगे देखते हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स इन द कैश बुक एंड द पासबुक, ठीक। तो कैश बुक बनाता कौन है, ये अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है। इसमें जो बैंक का सारा रिकॉर्ड उसने रखा है, और फिर उधर पासबुक बैंक से आप प्रिंट करा के लाते हैं, दोनों को रिकंसाइल कर रहे हैं, तो आपको जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं आप, ये भी ठीक है। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड रिकॉर्डिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, कोई भी फ्रॉड हो या कोई गलती से कोई त्रुटि हो गई हो तो वो भी समझ में आ जाएगी आपको, है ना। इट हेल्प्स टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन एक्सपेंडिचर या इनकम्स डेबिटेड या क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब समझिए, अब बैंक क्या करती है, कई बार आपको इंटरेस्ट दे देती है, ब्याज, कई बार बैंक चार्जेस काट लेती है, ठीक। या अगर किसी ने डायरेक्टली कोई बैंक में पेमेंट आपके जमा करा दी, आजकल तो यूपीआई है, पहले सोचिए आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक। या इवन जितना बढ़िया हमारे यहाँ यूपीआई सिस्टम वगैरह है, अभी यूएस में ये सब नहीं है, समझ रहे हो, तो हम बहुत आगे हैं, ठीक। तो अब बैंक में पैसा जमा हुआ, मैसेज का ज़माना नहीं था, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको पता तभी चलती थी कि बैंक से और कैशबुक का जो डिफरेंस है वो क्यों है, जब पासबुक प्रिंट होके आती थी। तो ढेर सारी पेमेंट्स या इनकम आपको बैंक डायरेक्टली आपको बैंक में हो जाए, पासबुक में दिखती थी लेकिन बैंक में नहीं दिखती थी, सॉरी कैशबुक में नहीं दिखती थी, तो आप उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैशबुक में भी डाल पाते थे, ठीक। तो बिल्कुल ठीक है। सो ऑल आर करेक्ट, ऑल 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू लेजर। लेजर के बारे में आपको बताना है। तो लेजर बेसिकली सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, और जर्नल के बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री या फाइनल एंट्री, है ना, इसी में फाइनल एंट्री होती है। तो बेसिकली क्या क्या कह रहे हैं कि लेजर जो है जर्नल से बनता है, तो बिल्कुल ठीक है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेसेस। हाँ भैया, अकाउंट्स जो है ना वो लेजर में ही बनाते हैं। जर्नल में हम सिर्फ लिखते चले जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, खाते बनते हैं, वो लेजर में ही बनते हैं। ठीक, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, 1 and 2, राइट। ओके, सो दिस सेकेंड इज राइट आंसर। प्यारे बच्चे, चलेंगे हम आगे, देखेंगे एक और। आइए देखते हैं बड़े आराम से क्या कह रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमें ये बताना है। आइए, जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है पहली बार ये सब्सिडरी बुक में लिखी जाती है, लेकिन मैंने अभी कहा जर्नल में लिखी जाती है, फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, जर्नल में लिखी जाती है, और जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की जर्नल है। कुछ स्पेशल बुक्स हैं उनमें भी हम लिखते हैं, और पहली दफ़ा ही लिखते हैं, ये भी जर्नल ही हैं स्पेशल टाइप की। ठीक, तो लिखी जाती है, बिल्कुल ठीक है ये। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स क्रोनोलॉजिकली। जर्नल में दोस्तों एक खास बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डेट वाइज ही लिखते हैं हम। जर्नल जो होता है क्रोनोलॉजिकल होता है आपका, और लेजर एनालिटिकल, उसमें आप अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं, खाते। ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर, बिल्कुल सारे जर्नल को आप लेजर में ले जाते हैं, क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं, एंड इन अ क्लासिफाइड मैनर, मतलब वही एनालिटिकल मैनर अलग कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ऑल 3 आर करेक्ट, 1, 2 and 3। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट का। देखिए जरा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहे हैं, पहला रिसीट पैसा आए लिख दो, पेमेंट गया लिख दो। ये हम बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी भैया, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो या तो जनता की सेवा के लिए हैं या अपने मेंबर्स की सेवा के लिए हैं। ठीक, इवन पशु पक्षी पौधों की सेवा के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं वो बिल्कुल कैश बुक की तरह है। मतलब जब भी कैश या मतलब जब भी पैसा आता है आप लिख देते हो, जाता है तो पेमेंट दिखा देते हो। ठीक, ये एक अकाउंट है जिसमें सारे कैश और बैंक के लेन देन लिखे जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। बिल्कुल ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप कैश एज वेल एज बैंक के जितने भी रिसीट आए, कैश आए तब भी लिख दो, बैंक में आए तब भी लिख दो। मतलब मैंने यूपीआई किया आपको, लिख लो आप, या कैश दूं तो लिख दो। आपने पेमेंट की कैश में उठा के लिख दो, यूपीआई की बैंक ट्रांसफर किया, चेक दिया, तब भी लिख दो। बिल्कुल कहां लिखोगे आप, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये भी ठीक है। इट फॉलोज द नॉमिनल अकाउंट रूल। ये कौन सा रूल फॉलो करता है, नॉमिनल। दोस्तों ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो इनकम के होते हैं या एक्सपेंसेस के होते हैं। किसके होते हैं, इनकम के, इनकम गेन हो जाए या एक्सपेंस लॉस वगैरह हो जाए, इनके होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहां पे नहीं फिट हो रहा है। यहां पे जो आपके पास जो भी पैसा है वो आपकी संपत्ति है, ये असेट का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये आपका रियल अकाउंट। अकाउंट 3 तरीके के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल हम आप पर्सन, इनका अकाउंट अगर बनेगा तो पर्सनल। ठीक, डिटेल में पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें हैं इसमें। ठीक है, रियल जितनी भी असेट्स हैं, संपत्तियां, जैसे ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये पैसा आने जाने का हिसाब रख लो, कितना पैसा है, तो रियल अकाउंट। ठीक, इनकम एक्सपेंस की बात कौन करेगा, नॉमिनल अकाउंट, तो ये गलत है। ऑल कैश पेमेंट्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। यस, जब भी आए, कहीं से आए तो लिख दो, कहीं से जाए तो लिख दो। कहाँ,
रिसीट एंड पेमेंट। पैसा आया रिसीट साइड लिख दो, पैसा गया पेमेंट साइड लिख दो। ठीक, ओके नेक्स्ट। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1, अ जर्नल इज ऑफन रेफर्ड टू एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री और द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप बताइए दोस्तों, आपको लगता है जर्नल बुक ऑफ प्राइम एंट्री है ओरिजिनल एंट्री है? आपको बताया था मैंने शुरू में कि जर्नल में ही पहली बार एंट्री करते हैं आप, वही आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। लेजर में आप दूसरी बार एंट्री करते हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री है वो, और उसके आगे फिर कहीं एंट्री होती नहीं, इसलिए लेजर को ही हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कैश बुक, बिल्कुल कैश बुक जो है दोस्तों एक सब्सिडरी बुक है, ये स्पेशल तरह का जर्नल है, ये जर्नल की तरह भी काम करता है और लेजर की तरह। तो ये आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। ट्रांजैक्शंस इसमें पहली दफा लिखे जाते हैं। कहाँ लिखे जाते हैं? जर्नल में बताया आपको। कुछ स्पेशल टाइप के जर्नल होते हैं जिनको सब्सिडरी बुक बोलते हैं, जैसे कैश बुक उसी में से एक है, उसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है, सारे आ जाते हैं। तो ये कैश बुक भी है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, पहली दफा आप लिखते हैं, राइट। और कहाँ से लिखते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। अच्छा, ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सर मैंने आज एक जूता खरीदा, आप मेरे अकाउंटेंट बन जाओ, इसकी एंट्री कर लो, लिख लो कहीं। भाई जूते की रसीद दिखा, सर ये रहा जूता, तू दोस्त से मांग के लाया होगा, जूते की रसीद दिखा, तेरे नाम से रसीद होनी चाहिए। अब रसीद अगर आपके नाम से है तो ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है, कि आपने जूता खरीदा है, और ये जो रसीद है दिस इज सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब कल अगर इनकम टैक्स बुलाएगा आपको, ठीक है, तो वो सारे कहेगा सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तुम्हारी ये जो एंट्री तुमने कर ली कंप्यूटर में, लिख दिया कि ये खरीदा वो बेचा, मैं नहीं मानता, मुझे चाहिए सबके बिल ओरिजिनल। वो दोस्तों जो है ना वही कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, उन्हीं के आधार पे हम एंट्री करते हैं। ठीक, तो आप समझ गए, तो बोथ आर करेक्ट है ना। ठीक, बोथ आर करेक्ट। प्यारे बच्चे, ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये है थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। अगर आपने बैंक रिकंसिलिएशन नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे इसको। अकाउंट्स तो इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आइए चलिए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नवी कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक थ्रू बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है दोस्तों? 50,000। ये कहते हैं कि कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस 50,000 रुपये है। दोस्तों कैश बुक में, कैश बुक बनाता कौन है? अकाउंटेंट बनाता है, और कैश बुक में ही अकाउंटेंट एक बैंक का कॉलम बना लेता है। बैंक के सारे लेन देनों का हिसाब किताब बैंक वाले कॉलम में रखता है कौन? अकाउंटेंट। कैश बुक में ही एक बैंक का कॉलम बनाता है। तो उसके आधार पे जो बैलेंस है कैश बुक का वो 50,000, मतलब बैंक वाले कॉलम का बैलेंस। जब भी यहाँ पे ये बैंक रिकंसिलिएशन की बात करेंगे तो इन्हें कैश वाले बैलेंस से मतलब नहीं है, ये बैंक का ही बैलेंस दे रहे हैं। देखिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। अब उसके बाद कहते हैं साहब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपया 6,000। कहते हैं चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। मैंने कहा जब हमने इशू किया होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, हमें निकालना क्या है? हमें पासबुक का बैलेंस बताना है। तो ये कैश बुक का बैलेंस है, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट होंगी, और उसके बाद आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और फिर आ जाएगा पासबुक का बैलेंस। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए। अब देखिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू कर दिया, किसी को दे दिया, भाई ये ले 6,000 का चेक। वो चेक लेके जाएगा, मैं कहूँगा भाई अब मेरे 6,000 मेरे अकाउंट से कम हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे कि नहीं। वो चेक ले गया तो मैंने, मतलब कैश बुक में अकाउंटेंट ने 6,000 कम कर रखा होगा। लेकिन ये जो चेक है दोस्तों ये बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मतलब इस चेक की पेमेंट बैंक में नहीं हुई। तो बैंक का जब आप पासबुक प्रिंट करा के लाओगे, जब भी आप पासबुक प्रिंट करा के लाओगे,
आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि आपके अकाउंट से 6,000 निकला, आपके अकाउंट से कहीं भी -6,000 नहीं दिखेगा। लेकिन कैशबुक में जो अकाउंटेंट बनाता है उसके जो बैंक डिटेल है उसमें उसने पहले -6,000 कर रखा होगा, क्योंकि उसने चेक काट के दिया था। पासबुक आई, देखता नहीं है इसमें। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई मुझे तो पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, कैशबुक का 50,000 है, लेकिन 6,000 मैंने मेरे माइनस करने के बाद है ये, पासबुक भैया ने नहीं किया 6,000 माइनस। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 6,000 अपने को बढ़ा लेता हूँ। ये बढ़ा लेगा, कहेगा जी पासबुक का बैलेंस 56,000 होना चाहिए। अगर सिर्फ एक यही बात होती दोस्तों तो यहाँ यहीं पे हम बैलेंस निकाल लेते, कहते पासबुक का 56,000, क्योंकि कैशबुक में माइनस किया था 6,000, पासबुक ने नहीं किया। आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैशबुक। मैंने कहा ओके। अब सुनिए, बैंक में आप पासबुक जब लाते हैं देखते हैं कि 400 रुपया माइनस हो रखा है। क्या हो रखा है? 400 रुपीज माइनस हो रखा है। किस चीज का? बैंक चार्ज कट गया, बैंक ने चार्ज काट लिया, कुछ बैंक चार्जेस काट लेते हैं वो, ठीक। अब ये तो कैशबुक वाले को पता ही नहीं है, हमारे अकाउंटेंट को नहीं पता। बात समझ रहे हो आप? पासबुक का जो भी बैलेंस आ रहा है फाइनल, वो 400 रुपीज बैंक चार्ज माइनस करने के बाद आ रहा है। पासबुक का जो भी बैलेंस आ रहा है वो 400 रुपीज का चार्ज माइनस करने के बाद आ रहा है, लेकिन कैशबुक में ये बैंक चार्ज तो माइनस किया ही नहीं है। अब मुझे चाहिए पासबुक का बैलेंस, तो मैं ये 400 रुपया माइनस कर दूंगा। तो सब्ट्रैक्ट जहां लिखा है मैंने वहां लिख देता हूं 400। ठीक है दोस्तों, बात समझे? आगे देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹5,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एक चेक 5,000 रुपए का डिपॉजिट किया था हमने। कहाँ डिपॉजिट करते हैं दोस्तों? मैं हूँ एक अकाउंटेंट, मैंने अपने एक स्टाफ को भेजा, भाई चला जा बैंक, ये भाई साहब ने चेक दिया था, इसको डिपॉजिट करा, हमारे नाम का चेक है तो हमारा क्लियर हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। मैंने उसको भेजा, वो क्या करेगा? स्लिप भरेगा दोस्तों, वो देखे होगा आपने, पेन स्लिप होती है, भर के एक लगा देगा, उसका फाड़ के थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो रख लेगा, लेके आएगा, और उसके आधार पे मैं कहूँगा यार चलो 5,000 का चेक जमा हो गया। जैसे ही जमा हो जाएगा चेक, मैं अपने यहाँ कैशबुक में ये जो बैंक का कॉलम होगा उसमें मैंने तुरंत 5,000 रुपए बढ़ा लिए। कैशबुक में तुरंत मैंने 5,000 रुपए बढ़ा लिए कि कैशबुक में पैसा मेरे डिपॉजिट हो गया। ठीक, मैंने 5,000 अपने पास बढ़ा लिए। मैंने कहा जी ये पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिटेड। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम डिपॉजिट करते हैं तुरंत चेक क्लियर नहीं होता। कई बार मान लीजिए उस दिन फ्राइडे है, अगले दिन 4th सैटरडे है या 2nd सैटरडे है, फिर सैटरडे संडे 2 दिन टाइम लग जाता है। कई बार ये भी हो सकता है कि बैंक में कोई छुट्टी हो, 3-4 दिन का टाइम लग गया, या बैंक की कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, या बैंक के स्टाफ स्ट्राइक पे हो, या वो चेक आपका नीचे रह गया था, कोई भी कारण हो सकता है, पेमेंट नहीं हो पाई। हमने क्या किया था, ये चेक जो है 5,000 रुपए का जैसे ही डिपॉजिट के लिए भेजा, अपने यहाँ 5,000 रुपए बढ़ा लिए। तो मेरा ये जो 50,000 रुपया बैलेंस आ रहा था, बैंक बैलेंस कैशबुक के हिसाब से, वो 5,000 रुपया बढ़ाने के बाद आ रहा था। लेकिन ये चेक क्लियर नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक में मेरे पैसे नहीं आए। पासबुक जब मैं चेक करता हूँ मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि 5,000 रुपया कहीं प्लस हुआ हो। मैंने कहा यार ये तो 5,000 कहीं प्लस ही नहीं हुआ, मेरे को कहीं मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा मतलब मेरा जो 50,000 है मैंने 5,000 एक्स्ट्रा बढ़ा रखा है। अगर मैं 5,000 कम कर दूंगा, मान लो सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन होती, मैं अगर 5,000 कम कर दूंगा तो मुझे पासबुक वाला बैलेंस मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये 5,000 रुपए भी कम कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों हमें 6,000 ऐड करना है और 5,400 कम करना है, मतलब सिर्फ 600 ऐड करना है। हमारा जो पासबुक के पासबुक का बैलेंस होना चाहिए वो 50,600 ही होना चाहिए। दिस शुड बी आवर फाइनल बैलेंस। ठीक, चले प्यारे बच्चे आगे आइए।
अगला क्वेश्चन, एक एक्सपेंडिचर है वो आप इनकर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक एसेट लेना चाहते हैं, संपत्ति लेनी चाहते हैं आप, यूजफुल लाइफ इज एटलीस्ट मोर देन, और जो एसेट की लाइफ है वो 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। फॉर यूज इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, किस लिए लेना चाहते हैं जी, हम इसको बिजनेस में यूज करेंगे एसेट को, हमें बेचना नहीं है इसको। इसको कैसे ट्रीट कर रहा है दोस्तों, सीधा सा आंसर है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सभी खर्चे जो आप करते हैं जो आपको फायदा मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर देते हैं, वो सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये आप हमेशा नहीं कर रहे होते हैं, कभी कभी करते हैं, ठीक। और ये देखिए एक नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं होते। जनरली अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका काम क्या है, सामान खरीदा बेच दिया, सामान खरीदा बेच दिया, तभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन एक लाइन लिखिए, नॉट मेंट फॉर रीसेल, मतलब ये नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा नहीं है, ठीक। आइए प्यारे बच्चे, चलेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस में बी प्रिपेयर्ड इन 2 फॉर्म्स विच आर। तो दोस्तों बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 फॉर्म हैं, वो हैं जर्नल फॉर्म और लेजर फॉर्म। याद रखिए आप लोग इसको, दिस इज द ओनली थिंग, ठीक है। तो चलें आगे, आइए देखते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर कंसिडर्ड एज लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। देखा आपने सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। मेरे ख्याल से ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की गई है, ठीक। तो कह रहे हैं कौन सा इसमें से लिमिटेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम मैंने आपको बताया था अनसाइंटिफिक होता है, अनसिस्टमेटिक होता है, वहां पे आप सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, नए नए व्यापारी बने हैं, अकाउंटिंग आती नहीं है, तो एक डायरी लेके घूम रहे हैं, उस पर नोट कर लेते हैं जी इतने का माल खरीदा, इतना बेचा। कभी डायरी घर पे रह गई तो पेपर पे नोट कर लिया, ठीक। और पेपर रखे थे जेब में, कपड़े वाले को धोने को दिया, उसने कपड़ा धो दिया। कुछ दिमाग में ही ट्रांजेक्शन्स हैं कि भाई वो उसको इतने का दिया था। ये है पूरी सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस कैन बी फाउंड ओनली बाय एस्टिमेट्स। बिल्कुल सिर्फ आप एस्टिमेट ही लगा सकते हो, प्रॉफिट और लॉस निकालना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। आगे की लाइन पे अभी आऊंगा थोड़ी देर में, तो ये तो सही है। अब एज प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड, द ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं, मैंने बताया था आपको फॉर्मेट, एक साइड डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम बनाते हैं आप, तो डेबिट में क्या लिखते हैं ये भी बताया, क्रेडिट में क्या, वो सारे आइटम आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको तो अकाउंटिंग आती ही नहीं, सिंगल एंट्री में करे जा रहे हो, ठीक। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स, ठीक। नहीं, आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपका एम्प्लॉय कह रहा है सर वो 5,000 रुपये आपने दिया था मुझको, मैं लेता आया और आपने दिया था 6,000। बात है 1 महीने पहले, कहीं लिखा ही नहीं है, अभी 6 दिया था 5 दिया था, यही सोच रहे हो, सोचते रहो आप, तो नहीं कर पाओगे आप, ठीक। सो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर तो इसका है 1, 2 एंड 3। लेकिन मैं आता हूँ जरा सा इस पर, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। तो जो बच्चे सिंगल एंट्री सिस्टम होती है उसमें जनरली हम 2 ही चीज़ों का हिसाब रखते हैं। एक तो हम कैश अकाउंट बना लेते हैं, यानी कैश का हिसाब रखते हैं, क्योंकि कैश तो हर व्यापारी की सबसे ही फेवरेट चीज़ है, पसंदीदा चीज़ है, उसका हिसाब तो रखेगा ही रखेगा। और दूसरी चीज़ प्यारे बच्चे, हम हिसाब रखते हैं कि भाई जिससे उधार लिया सामान, उसको पैसे देने हैं, उसका हिसाब रखते हैं भाई कितना देना है किसको, और मतलब कितना देना है, कितना लेना है किससे, अगर उधार बेचा कुछ तो। और हम भी बहुत सारे लोगों से उधार सामान लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार है, मिठाई की दुकान है, तो घी मंगा रहा है कंटेनर, वो खूब सारा मैदा मंगा रहा है, आटा मतलब वही रिफाइंड मंगा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कैश में ही नहीं मंगाता, उधार मंगाता, उसकी एक शाख होती है मार्केट में, ठीक। तो अब ये एटलीस्ट इतना तो हर दुकानदार याद रखेगा कि किसको किससे कितना लेना है, किसको कितना रुपया देना है। मतलब वो 2 ही तरीके का अकाउंट सिंगल एंट्री में बनाता है, पर्सनल और कैश अकाउंट। तो कौन से अकाउंट नहीं बनाता दोस्तों? वो नहीं बनाता है कोई भी एसेट का अकाउंट, बाकी नहीं बनाता। बिल्डिंग खरीद ली, कहता है बिल्डिंग खड़ी, और लिख के थोड़ा ही रखना है कि बिल्डिंग खरीद ली, दिख रही है, ठीक। फर्नीचर लेके आया, लिखेगा नहीं कहीं कि फर्नीचर खरीदा। अगर लिख भी रहा है तो बस कैश कम हो गया इसकी वजह से लिखेगा कि साहब मेरे पास कैश कितना, उसका ध्यान
कैश पे। फर्नीचर खरीदा, छोड़ो, ठीक। तो वो एसेट्स, किसी भी एसेट का अकाउंट नहीं बनाया। एसेट के अकाउंट को बेसिकली हम रियल अकाउंट बोलते हैं, तो रियल अकाउंट दोस्तों नहीं बनाएगा, ठीक। ओके, और क्या नहीं बनाएगा, वो जब भी माल वाल खरीद के लाता है, हर माल का लिख के मान लो रखा, तो अगले महीने फाड़ के फेंक भी देगा। खरीद लिया था, दे दिया, पेमेंट वेमेंट हो गई, काम खत्म। कितने का माल बिका इसका भी हिसाब नहीं रखेगा। मतलब वो इनकम और एक्सपेंसेस का हिसाब नहीं रखता ज़्यादा, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाएगा शुरू में, ठीक है। वो नॉमिनल अकाउंट शुरू में नहीं बनाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये अकाउंट शुरू में नहीं बनेंगे, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। तो ये नॉमिनल वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक, राइट। अब आइए देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। बड़ी सी जर्नल एंट्री पूछी गई, और ऐसी जर्नल एंट्री कि अगर अकाउंटिंग आपने पढ़ी है तभी आप करोगे, नहीं तो गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं। कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट जर्नल एंट्री। विभाष एंड विभूति कैरीड आउट अ कंसल्टिंग असाइनमेंट। कंसल्टिंग का कोई काम किया इन्होंने, किसके लिए? विभाष और विभूति ने किसके लिए किया? AA फार्मास्यूटिकल्स के लिए। और एक बिल इन्होंने रेस किया, कहा कि भैया ये लो बिल, 10 लाख रुपए का इन्होंने बना दिया बिल कि भाई 10 लाख रुपए आप दे दो, हमने आपको कंसल्टिंग का काम किया, कंसल्टेंसी की सर्विस दी है। अब A फार्मास्यूटिकल ने क्या किया, 2.5 लाख रुपए तो उनको तुरंत दे दिए बाई चेक, मतलब बैंक में, चेक मतलब बैंक, ठीक। और जो बैलेंस है उसको 30 दिन बाद देंगे, और जो चेक मिला उसको आपने बैंक में डाल दिया। तो अब कहेंगे ये अब एंट्री पास करनी है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसल्टेंसी फीस, बैंक A फार्मास्यूटिकल्स, कंसल्टेंसी बैंक, फार्मास्यूटिकल बैंक A फार्मा। तो ये अकाउंटिंग किसकी बता रहा है, ये किसके लिए जर्नल एंट्री करना है हमको? दोस्तों हमें करना है विभाष और विभूति के लिए, क्योंकि बार बार A फार्मास्यूटिकल का नाम आ रहा है। नहीं तो शुरू में मैं यही सोच रहा था कि किसके लिए करूं, A फार्मास्यूटिकल के लिए अकाउंटिंग कर दूं या विभाष और विभूति के लिए करूं। पढ़ने के बाद समझ आया कि यहाँ पे विभाष और विभूति के लिए ही करनी है। 2.5 लाख इनको मिले हैं, 7.5 लाख बाद में मिलेंगे। 2.5 लाख मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख से होना चाहिए। अब देखिए बैंक कहाँ कहाँ 2.5 लाख से डेबिट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहीं हो रहा है। यही आपका करेक्ट आंसर। वैसे भी बैंक को आपने 2.5 लाख से डेबिट किया, A फार्मास्यूटिकल्स को आपने 7.5 लाख का एसेट बनाया, आपने कहा कि इनसे बाद में लेना है भी हमको, ठीक है। और आपने कंसल्टिंग फीस जो कि आपकी इनकम का अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया 10 लाख से, दैट्स इट, डन, ठीक। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज आर एलोकेटेड एज so as to charge a fair proportion of the depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the asset। पढ़ते रहिए, परेशान होते रहिए। आंसर थोड़ा सा आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको आइडिया रहेगा कि भैया गुडविल तो बिजनेस की शाख को बोलते हैं, ये हमारा इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट। लूज टूल्स ये भी हमारे असेट होते हैं। पेटेंट भी हमारी संपत्ति है, इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट क्या होते हैं क्लास में आपको बढ़िया से बता रखा है। तो डैश इज आर एलोकेटेड एज टू चार्ज फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। वो जो डेप्रिसिएबल अमाउंट दिखा रहा है ना, वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। कह रहा है साहब डेप्रिसिएशन को हम हर साल चार्ज करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, फिर हम जो भी यूजफुल लाइफ होती है असेट की उसके आधार पे उसको डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। सो दैट्स इट, ठीक है। So in case you want to enroll, you want to prepare for AAO, full score is the best platforms, जबरदस्त selection, जबरदस्त सब कुछ। Thank you everyone. With this, I'm ending it. Thank you. Have a nice day. Bye.